Hello, welcome to my channel which is Learn and Gain. So in this video I'm going to explain the organizational behavior theories. You can see my earlier video where I have explained the meaning of the organization, what is the behavior, what kind of behavior we are studying when we talk about the organization behavior. So आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको थ्योरीज के बारे में बताऊंगी. So let's start with the introduction. As we know that in the organization, human assets are the foundation of any company. They are the backbone of any organization who helps in maximizing profit and wealth of the organization. अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास ह्यूमन एसेट होते हैं जिसे हम फाउंडेशन ऑफ एनी कंपनी कहते हैं या हम कह सकते हैं कि वो पिलर होते हैं. ह्यूमन एसेट जो हैं फाउंडेशन होते हैं किसी कंपनी के और पिलर होते हैं. बेसिकली वो बैकबोन होते हैं जो कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. इसीलिए हम ह्यूमन एसेट के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर बिकॉज दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर स्टेट्स बैकग्राउंड एक्सेट्रा. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो हम बिहेवियर के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन एसेट्स होती हैं एंड वो डिफरेंट cultures, background, states, and they have the different languages. इस वजह से ही हम वो हर चीज़ को देखने का परसेप्शन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू सबका डिफरेंट होता है. इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ह्यूमन एसेट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. So to understand the relationship between the individual behavior who work together and their overall effect on the performance of the organization, with the help of the organization theory we can determine the effect of individual behavior. जो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो हम इसे इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम इंडिविजुअल बिहेवियर जो एक साथ काम करते हैं इंडिविजुअल और वो एक साथ काम करते हैं ग्रुप में और किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कैसे उनका ओवरऑल इफेक्ट या उनकी परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हैं. तो डिफरेंट बैकग्राउंड और कल्चर के ह्यूमन एसेट एक साथ काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में क्या इफ़ेक्ट आता है, उनकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करने में प्रॉफिट हेल्प करता है कि नहीं. तो इन दिस video you can get the idea that how the organization theory help in the determining the effect of the individual behavior. डेफिनेशन बहुत सारे ऑथर ने दी है. फर्स्ट है कैट डेविस. कैट डेविस ने एक्सप्लेन किया है द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन. कैट डेविस ने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम करते हैं स्टडी करते हैं और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हम इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं यूज़ करते हैं कि कैसे एक पीपल एक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द रैमन जे एल्डेग एंड आर्थर पी. He has explained that they have explained the organization behavior is a branch of social science that seeks to build theories that can be applied to predicting, understanding, controlling behavior in work knowledge. तो उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सोशल साइंस का एक पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्ट और समझ सकते हैं और उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं जो एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन एसेट काम कर रहे हैं. And in organization behavior, we study about the behavior of human asset that how they behave in a organization setting. Organization behavior के अंदर हम ये पढ़ते हैं कैसे human asset का behavior और कैसे वो behave करते हैं organization system के अंदर. अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अगर आप मेरे वीडियोस में जाके देखोगे तो वहाँ वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाए हैं वेयर आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल. क्लासिकल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, these kind of some theories which I have explained in the earlier video, so I am not going to explain just now. So if you want to know about this theory just check out my अर्लियर वीडियो. ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया है, क्या क्या फैक्टर्स है जिन्हें कंट्रीब्यूट किया गया है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सब्जेक्ट हमारे पास है. As we know, the organization is an interdisciplinary approach. This is known as a interdisciplinary because it includes the principal knowledge from the various behavioral science such as. अब हमें पता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर
को पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के थ्रू, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिफरेंट डिसिप्लिन से हमने इसकी कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रिंसिपल एंड नॉलेज को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक सब्जेक्ट बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट काइंड ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन हु हैड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फर्स्ट इज साइकोलॉजी। दिस टर्म इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स साइक, मीनिंग है सोल। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है सोल, आत्मा, अंदर की, हम अंदर से लाइक कैसे हैं, एक ह्यूमन इंटरनल कैसे बिहेव करता है, इंटरनली क्या फैक्टर है इसके अंदर। दिस साइंस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एंड एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब ये हमें हेल्प करता है बिहेवियर को एनालाइज करने में एंड उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करके कि कैसे ह्यूमन एसेट एक बिहेव करता है, मतलब कोई नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर भी कैसे एक्ट करता है। हेयर वी कंसीडर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। In this, we focuses on the attitude, perceptions, personality, motivation, and learning. This defines the kind of behavior a human being behave in different situation. So इसके थ्रू इस साइंस में ये बताया जाता है कि कैसे एक ह्यूमन एसेट या ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है या एक्ट करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी विच डिटरमाइन द बिहेवियर। कौन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में या ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो पता चल जाता है कि वो इंसान किस टाइप का है। तो इसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं उसके एटीट्यूड पे, उसका परसेप्शन क्या है। परसेप्शन मीन्स द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किसी चीज़ को कैसे देखता है। पर्सनैलिटी, और कौन कौन से फैक्टर है जिससे वो मोटिवेट होता है किसी काम को करने में। एंड लर्निंग क्या है इसका। दिस डिफाइंस द काइंड ऑफ बिहेवियर और ह्यूमन बीइंग बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। सो इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ऐसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। दूसरा जो है साइंस जिसने कंट्रीब्यूट किया है, सोशल साइकोलॉजी। सो इट इंक्लूड्स बोथ द कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोशल एंड साइकोलॉजी। सोशल साइंस और साइकोलॉजी साइंस बोथ को मिलाकर, कॉन्सेप्ट को मिलाकर सोशल साइकोलॉजी बनाया गया है। बेसिकली इट focus on the group members, on one another, how people interact and think about the other. This science contributed in the following ways such as behavioral changes, group process, group decision making, pattern of communication. Social psychology में हम बात करें, social means जब group of people या group of individual एक साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम। सो जब भी टर्म सोशल या सोसाइटी आते हैं तो हम ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल तो काम करता है लेकिन उन इंडिविजुअल को एक साथ मिलाया जाता है ताकि वो किसी काम को करने में उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। तो ग्रुप की बात करते हैं कि कैसे एक ग्रुप या जब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी एक प्रोजेक्ट पे, तो वो कैसे काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है या नहीं होती है, एक ग्रुप में कैसे वो एक्ट करते हैं। सो इस सोशल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। एंड दिस, ये किस तरीके से इसने हेल्प किया है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बनाने में, क्योंकि इसने हमें बिहेवियरल चेंजेस के बारे में बताया है। ग्रुप प्रोसेस होता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है तो उसका वो डिसीजन कैसे लेता है, लेकिन अगर वही इंडिविजुअल किसी ग्रुप में अगर डिसीजन लेना होता है तो उसका डिसीजन चेंज होता है। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, कोई एक ग्रुप में अलग अलग कल्चर के लोग कैसे एक पर्टिकुलर एक डिसीजन लेते हैं। एंड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, सो इसने बताया है कि हमारे पास पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सोशियोलॉजी साइंस, और दिस इज द स्टडी ऑफ द ग्रुप बिहेवियर। इट स्टडीज द सोशल बिहेवियर, सोसाइटी, कस्टम, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा, एंड दिस साइंस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग वेज। अब सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो हम ग्रुप बिहेवियर की बात करते हैं। इसके अंदर हम कैसे पढ़ते हैं कि सोशल बिहेवियर, सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, ग्रुप कैसे बिहेवियर करता है, उनका सोशल स्टेटस क्या है एक्सेट्रा। एंड इसने, अब इस साइंस ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, इसके थ्रू हमें लीडरशिप के बारे में पता चला है। इसने लीडरशिप बताई है क्योंकि ग्रुप में एक लीडर होता है जो सारे मेम्बर्स को कंट्रोल करता है। ग्रुप डायनामिक्स, कैसे ग्रुप चेंज होते रहते हैं, कम्युनिकेशन कैसा है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से इसने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर्स, हाउ दोज कल्चर्स हैव फंक्शनड इन द पास्ट एंड हाउ दे कंटिन्यू टू फंक्शन इन द प्रेजेंट। दिस डिफाइंस दैट हाउ पीपल लर्न एंड हाउ दे बिहेव, and it contributes in following ways, like it includes value system, norms, sentiments, interaction, group cohesiveness,
कोहेसिवनेस एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये करते हैं कि कैसे वो पहले थे और कैसे कैसे उनके ह्यूमन कल्चर में डेवलपमेंट हुआ passes of the time. So how those culture have functioned the past, कैसे वो culture पहले कैसे behave करता था and now how they are acting in the present. So this defines it how people learn कि हमें पता है human behavior, human के बारे में पहले वो कैसे कैसे act करते थे, ठीक है। एंड जैसे जैसे टाइम पास होता गया उनके बिहेवियर में चेंजेस होते जाते हैं और वो कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, पहले कैसे बिहेव कर रहे थे और आप कैसे कर रहे हैं, लाइक लर्निंग थ्रू लर्निंग और थ्रू गेनिंग द नॉलेज दे चेंज सम लाइक एटीट्यूड पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द पासेस ऑफ द टाइम। सो इसके अंदर हमें पढ़ते हैं कि कोई एक ह्यूमन बिहेवियर पहले कैसे कर रहा है। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल जब आता है तो उसका बिहेवियर पहले अलग होता है, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है लाइक आफ्टर 1 और 2 ईयर जब हम उसे किसी ग्रुप में डालते हैं तो उसका जो लाइक बिहेव करने का परसेप्शन सब चेंज हो जाता है। तो उस तरीके से उसके बिहेवियर में चेंज होता है क्योंकि उसने अपने 1 साल में जितनी भी लर्निंग नॉलेज लिया तो धीरे धीरे वो अपने एटीट्यूड पर्सनैलिटी भी लोगों की चेंज हो जाती है। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ऑरिजिन मतलब पहले वो कैसा था पास्ट में उसका बिहेवियर एंड नाउ पासेस ऑफ द टाइम थ्रू गेनिंग एंड लर्निंग हाउ दे हैव चेंज देयर बिहेवियर एंड हाउ दे आर एक्टिंग नाउ इन द प्रेजेंट। सो इट कंट्रीब्यूट्स कैसे वैल्यू सिस्टम, पहले वैल्यू किसी की अलग होती है लेकिन अब धीरे धीरे वैल्यू सिस्टम उनका चेंज होता है। नॉर्म्स, ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि लोगों की इच्छा कि वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी से हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनता है क्योंकि हमें पता है सबका अपना अपना कल्चर होता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो एक कल्चर होता है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस नेक्स्ट पॉइंट है। पॉलिटिकल साइंस दिस स्टडी इंक्लूड हाउ एंड वाई पीपल एक्वायर पावर एंड सच टॉपिक्स आर पॉलिटिकल बिहेवियर, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, एलोकेशन ऑफ पावर। अब पॉलिटिकल साइंस से कैसे लिया है कि हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे एक लाइक ह्यूमन बीइंग पावर को लेता है, मतलब कैसे अपनी लाइक पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे पावर मिलती है और उस पावर का इस्तेमाल करता है। एंड इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सम पॉलिटिकल बिहेवियर्स भी होते हैं, कोई एलोकेशन ऑफ मतलब पावर भी होता है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन सबको पावर मिलती है, तो कैसे वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इन 5 को प्रिंसिपल डिसिप्लिन्स ने कंट्रीब्यूट किया है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस मीन्स अब हमें पता है कि हम बिजनेस जो है ग्लोबली कर रहे हैं। लाइक अब हम किसी एक डोमेस्टिक और बाउंड्री के अंदर नहीं होते, वी गो बियॉन्ड द बाउंड्री, हम बाउंड्री के बाहर जाते हैं। तो जब हम बिजनेस ग्लोबली करते हैं तो हमें पता है कि हमें वैसे लोगों से भी लाइक इंट्रैक्ट होना है जिनके कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड परसेप्शंस वैल्यू ही डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर में ये चैलेंजेस हैं कि हमें ये जानना होता है कि कैसे सामने वाला बिहेव करे, क्योंकि वो हमारे कल्चर हमारे उससे लाइक बिलोंग नहीं करता है। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बिजनेस ग्लोबली हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी मीन्स लाइक डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग होते हैं। तो उनको कैसे मैनेज किया जा सके, क्योंकि लाइक मैन वुमेन एक साथ काम करते हैं तो उनका देखने का, उनका करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो हमें उन सबको भी मैनेज करना होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ वर्कफोर्स, अब हमारे पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को ये ध्यान देना होता है कि कोई अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसकी सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशन होती है, वो कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो जिसके लिए किसी का लाइक सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो गया कि वो सैलरी के लिए आते हैं, अगर उन्हें सैलरी अच्छी मिलती है, कोई वर्क इन्वायरमेंट के लिए आता है, कोई लाइक लीव इंसेंटिव्स ये अच्छे होते हैं, इस वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो ये एक मैनेजर के लिए एक टास्क हो जाता है कि उनको सबकी एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि वो सब अलग अलग बैकग्राउंड्स के होते हैं। दूसरा, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देना कि अगर वो कोई भी
डिसीजन लेते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं मैनेजर के सामने या अपने लीडर के सामने, तो उनकी व्यूज़ को भी हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उनको उनके व्यूज़ को भी, उनकी क्रिएटिविटी इनोवेशन को भी मोटिवेट करना चाहिए। तो हमें एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा मेन मकसद होता है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ना पड़ता है, बिकॉज सब अपने अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं और अलग अलग कल्चर के होते हैं। तो हम किस तरीके से उन लोगों को मैनेज करें कि जब वो एक दूसरे के साथ काम करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, और जिसकी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे तो वो हेल्प करेगा हमारा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में। एंड द सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंजेस। और हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर धीरे धीरे पासेस ऑफ टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी मार्केट। सो इनोवेशन को भी हमें मोटिवेट करना होता है। तो इन सब को करने के लिए अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग हमारे साथ चलता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलता है और फेवरेबल सिचुएशन में वो फेवरेबली बिहेव करते हैं, तो वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को इनोवेशन के थ्रू ये तरफ जाने में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग वर्क लाइफ बैलेंस। अब हमें पता है कि एक फैमिली के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें इस तरीके से अपना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं तो वो अपने लाइफ को, वर्क और लाइफ को दोनों को बैलेंस कर सके। हमें थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए उन्हें लीव्स में, और कुछ फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होनी चाहिए ताकि वो अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस कर सके। प्रमोटिंग एथिकल बिहेवियर। अब एथिकल बिहेवियर मीन्स होता है कि जो हमें कुछ ऐसा एक्ट करना है ताकि वो इथिकली मीन्स सही हो, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, मतलब हमें प्रॉफिट, तो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो प्रॉफिट या गोल को अचीव करना होता है, लेकिन हमें गोल को इस तरीके से अचीव करना है ताकि जिसकी वजह से अदर किसी भी फैक्टर्स को या किसी को भी वो इफ़ेक्ट ना करे नेगेटिव वे में। तो इथिकल बिहेवियर को बनाए रखने के लिए कि सारे एम्प्लॉय सिर्फ इथिकली काम करें, ठीक है, फ़ायदे के लिए काम सिर्फ फ़ायदे के लिए करना और दूसरों का नुकसान है वो इथिकली नहीं होता। इथिकली बिहेवियर मीन्स होता है इस तरीके से एक्ट करना किसी सिचुएशन में ताकि वो हमें भी फ़ायदा दे और उससे दूसरों को कोई नुकसान ना हो। तो उस इथिकल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करना होता है, ताकि उस तरीके से वो अगर अलग डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ काम करें तो वो एक साथ इथिकली बिहेव करें। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे पढ़ते हैं। होप आपको इस वीडियो में कुछ टॉपिक समझ में आया हो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। और हाँ, और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज़ हैं, आप मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको अपने इनबॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक मेंशन कर दूँगी जिसके थ्रू आपको ये थ्योरीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, क्लासिकल थ्योरीज़ ये सारी, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आया है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस मिली है। सो हो आपको इस वीडियो में मेरे सारे टॉपिक समझ में आए हों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।